हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे, जो कि 18/5 को एग्ज़ाम हुआ है, 18/5/2025 को। इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रहा है और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। इनके बारे में चर्चा करने के साथ साथ आज हम आंसर की के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, और आंसर की में आपको सबसे सटीक और सबसे पहले आंसर की प्रोवाइड की जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर कम्प्लीटली आपको नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, RPSC सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी आपको यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, और यूट्यूब पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का एक फ्रंट पेज है, जिसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एंड आपके पास 2 आवर्स का टाइम है, यानी कि 120 मिनट्स का टाइम है आपके पास, और 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, और सभी क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी हैं, सभी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, A, B, C, D एंड E। ठीक है, ई वाला ऑप्शन में ये दिया गया है कि अगर आपको A, B, C, D इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं करना है टिक, तो आपको ई सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपने कोई भी ऑप्शन को नहीं टिक किया। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या दे रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 9 नंबर का नोटिफिकेशन दे रखा है इसमें कि जो भी कैंडिडेट, ठीक है, 10% से ज़्यादा क्वेश्चंस को डार्क नहीं करेंगे, यानी 100 क्वेश्चन है, जिन्होंने 11 क्वेश्चन को डार्क नहीं किया, ठीक है, जिन्होंने 11 क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ दिया, एक भी ऑप्शन क्लिक नहीं किया, उनका पेपर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए। चलिए, आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस का, चलिए, रिपब्लिक प्लेटो को मैच करा देते हैं। ठीक है, इमाइल जो है रूसो की एजुकेशन पर लिखी गई बुक है। फिर आर्ट ऑफ वॉर मैकियावेली की बुक है, सभी को पता है। फिर बचती है आपकी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लिबर्टी, ठीक है, F.A. हेयक की बुक है। हेयक स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप इसकी मैचिंग करा लीजिए, ए में 3 हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, द पॉलिटिकल ills and injustice can be eradicated if knowledgeable people are put on the help of city state politics, टू द अबव बिलीव प्लेटोज इन इन्फ्लुएंस बाय ह्यूम। ठीक है, तो ये प्लेटो ने किसके बारे में ऐसा, प्लेटो का उपरोक्त विश्वास किससे जुड़ा हुआ है, ये कथन आपको देखना है कि ये प्लेटो किसके बारे में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, यदि ज्ञानवान लोगों को शहर राज्य की राजनीति के शीर्ष पर रखा जाए तो राजनीति बुराइयों को और अन्याय को समाप्त किया जा सकता है। प्लेटो का उपरोक्त विश्वास किससे प्रभावित है, तो प्लेटो का उपरोक्त विश्वास जो है सुकरात से प्रभावित है। ठीक है, देखिए, एक सावधानी आप लोग ये बरतें कि जो ये मेरे आंसर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये आयोग के आंसर से कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, है ना, 2-4 क्वेश्चंस का डिफरेंस आपको आ सकता है 100 में से, क्योंकि इसके पहले जो मैंने MP सेट का आंसर की बनाया था, उसमें से मैंने 100 क्वेश्चन बताए थे, जिसमें से 98 क्वेश्चन आयोग ने सही माना था, 2 क्वेश्चन पर जो है बच्चों ने चैलेंज भी किया था। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने आप को समझे कि 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन का ऊपर नीचे का फर्क आपको देखने को जरूर मिल सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अरस्तु Aristotle's tendency to stay close the traditions of his society or is often presented as a mark of his, तो ये कंजर्वेटिज्म के थ्रू इनको जाना जाता है बेसिकली। ठीक है, अरस्तु की अपने राज्य की परंपराओं के करीब रहने की प्रवृत्ति को अक्सर उनके
रूढ़िवादिता के कारण जाना जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यथार्थवादी विचारक भी हैं ये, लेकिन यथार्थवाद में इनके क्रांति संबंधी विचार या समाज का विश्लेषण जो है, क्रांति का विश्लेषण, वो सब यथार्थवाद में आप रख सकते हैं। लेकिन रूढ़िवादिता में आप देखेंगे जब ये समाज की परंपराओं के करीब रहते हैं, दास प्रथा को ये मानवीय मानते हैं, ऐसे चीज़ों को आप जब जोड़ते हैं तो ये रूढ़िवादिता का विचार इनका माना जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप लोगों को कोई ऑप्शन गलत लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजें और उसका एक प्रूफ भी भेजने का कोशिश करें कि ये क्वेश्चन सही है या क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू हॉब्स फेलिसिटी मीन्स, ठीक है, हॉब्स के अनुसार सुख का अर्थ क्या है। ठीक है, इन्होंने सुख के अर्थ को प्लेजर बताया है। ठीक है, यानी कि यहां पर आनंद आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, प्लेजर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह कथन कारण वाले क्वेश्चन है। लॉक के लिए प्रकृति की स्थिति शांति की स्थिति है। ठीक है, लॉक ने कहा जो प्राकृतिक अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था कैसी अवस्था थी, शांति की अवस्था थी। बिल्कुल सही है लॉक के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्यों शांति की अवस्था थी, कारण क्या उसका, तो लॉक ने कहा कि मनुष्य नैतिक सत्य की खोज करने और उनका पालन करने में सक्षम तर्कसंगत प्राणी है, इसीलिए मनुष्य हमेशा प्राकृतिक अवस्था में भी शांति को बनाए रखता है। तो इस हिसाब से कथन और कारण दोनों सही होंगे, कथन कारण की सही व्याख्या भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, मेरे चैनल पर सबसे पहले आपको आंसर की प्रोवाइड कराया जा रहा है। अभी बाद में देखना आप, जैसे ही बहुत सारे आंसर की अपलोड होने के बाद, मेरे आंसर की अपलोड होने के बाद बहुत सारे कोचिंग वाले, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस आंसर की को अपलोड करने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रूसो मनुष्य के स्वभाव के बारे में क्या सही मानता है, या रूसो मनुष्य के स्वभाव के बारे में क्या सत्य है, विच इज ट्रू अबाउट द रूसोज मैंस नेचर। ठीक है, तो इस हिसाब 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे, क्योंकि रूसो कहता है कि मनुष्य युद्ध की स्थिति से बचना चाहता है, मनुष्य शांतिपूर्वक रहते थे शुरुआत में प्राकृतिक अवस्था में, क्योंकि रूसो ने कहा मनुष्य कैसा है, मनुष्य एक भोले भाले पशु की तरह था। ठीक है, नोवेल सॉवेज की बात करता है ये। फिर रूसो ने कहा मनुष्य की विशेषता आत्म प्रेम है, मनुष्य अपने आप से प्रेम करता है। तो इस हिसाब से सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड, इसका करेक्ट ऑप्शन आई थिंक 1 2 3 नहीं होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, युद्ध की बात यहाँ पर रूसो ने नहीं की है, तो प्लीज़ आप लोग इसका करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आपका एक सेकेंड, इसमें आपका युद्ध की स्थिति के बारे में यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में शांतिपूर्वक रहते थे, ये बात इन्होंने की है रूसो ने। मनुष्य की विशेषता क्या है, आत्म प्रेम है। ये दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। For Bentham's utilitarianism only described how human beings act so as to maximize pleasure and minimize pain, but it is also prescribed or advocates such as action in the light of the above statement and यूटिलिटेरियनिज्म वाज अ। तो इसमें आपको दोनों चीज़ें की थियरी दिखाई पड़ेगी, एक तो मानक थियरी भी दिखाई पड़ेगी, दूसरा इसका जो है डिस्क्रिप्शन में या डिस्क्रिप्टिव थियरी भी दिखाई पड़ेगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बेंथम के लिए उपयोगितावाद ने न केवल यह वर्णन किया है कि मनुष्य किस तरह से कार्य करता है, तो ये क्या है, एक किस तरह से कार्य करता है, तो उन्होंने एक वर्णन किया है। ठीक है, ताकि आनंद को अधिकतम किया जा सके और दर्द को या दुख को कम किया सके, बल्कि इसने ऐसी कार्यवाही को भी निर्धारित किया, यानी कि इसने एक ऐसे मानक को भी बाद में बताया कि कौन कौन से मानक को फॉलो करे व्यक्ति, जिससे उसके सुखों में वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो एक तो मानक भी बताता है, इन मानकों का अगर व्यक्ति पालन करे तो व्यक्ति सुखी भी हो जाएगा। और इन्होंने बताया
कि मनुष्य किस तरीके से कोई कार्य करता है, कैसा वो व्यवहार करता है जिससे कि उसके आनंद को अधिकतम किया सके। तो ये वर्णन भी कर रहे हैं और इसका एक स्टैंडर्ड भी बता रहे हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका सही होना चाहिए। चलिए, फिर यहाँ पर हम देखते हैं जेएस मिल की, जॉन स्टुअर्ट मिल की बुक्स हैं, उन बुक्स को क्रम में लगाना है। ठीक है, अगर आपको इनमें से एक या दो बुक्स के बारे में पता है तो आप सही तरीके से लगा लेंगे। जैसे कि अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, ठीक है, ये 1843 में लिखी गई, 1843 में लिखी गई बुक है। फिर आपका ऑन लिबर्टी, ये ऑन लिबर्टी 1859 में लिखी गई बुक है ये। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ए में 4, बी में 1 और सी में 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, सी में 3 यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में लिखी गई, इजी बुक है। ठीक है, फिर कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये लिखी गई 1861 में। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हीगल्स कंसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इज रिलेटेड टू। अब इसमें पूछा गया है कि जो हीगल की इंडिविजुअल्स फ्रीडम को लेकर के जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्शन है, वो किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हीगल कहता है फ्रीडम एज ए सेल्फ डिटर्मिनेशन इन अदरनेस। ठीक है, हीगल की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है, तो अन्य परिस्थितियों में ये कहता है कि आत्मनिर्णय व्यक्ति को लेने का, आत्मनिर्णय का अधिकार व्यक्ति के पास होना चाहिए। कोई अन्य परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र हो अपने अकॉर्डिंग निर्णय लेने के लिए, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ मैचिंग के लिए दे रखा है। इन मैचिंग्स को आपको ईयर वाइज लगाना है। हन्ना अरेंट की कुछ बुक्स हैं। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन, ये बुक कब लिखी गई, तो ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन जो बुक है ये आपकी लिखी गई है 1951 में। ठीक है, फिर देन आपका द ह्यूमन कंडीशन जो है ये 1953 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक 1953 नहीं, ये 1958 होगा। ऑप्शन का भी कुछ इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। फिर ऑन रेवोल्यूशन 1963, ऑन वायलेंस 1970। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन आई थिंक मुझे लगता है कि ईयर वाइज में इधर गलत दे रखा है। तो इसमें जब भी कोई डाउट आएगा तो डाउट ऑफ बेनिफिट सभी को एक इक्वल मिलेगा। चलिए, ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग कि द ह्यूमन कंडीशन जो बुक है, द ह्यूमन कंडीशन, ये 1953 में नहीं लिखी गई थी। ये बात ध्यान रखना, ऑप्शन गलत है इसलिए। ये लिखी गई थी 1958 के अंदर, 1958 में। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि जब भी डाउट मिलेगा इस क्वेश्चन पर, अगर चैलेंज होगा, ठीक है, तो वैसे अगर सारे ऑप्शन देखा जाए तो बी वाले से मिल रहे हैं, बट करेक्टली इसमें भी सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ह्यूमन कंडीशन 1953 में नहीं बल्कि 1958 में लिखी गई है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन सारे गलत मिलेंगे आपको। चलिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार से जुड़ा हुआ है, सबको पता है। फादर ऑफ नेशन, ठीक है, महात्मा गांधी को बोला जाता है। फिर रेडिकल ह्यूमनिज्म एम एन रॉय हैं। फिर महाड़ सत्याग्रही जो है ये अंबेडकर से जुड़ा हुआ थॉट है। इस तरीके से आप इसको मैच करा करके रख सकते हैं। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार, ए में 3 कर दीजिए, ए में 3 यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोला जाता है। महान सत्याग्रह से अंबेडकर साहब जुड़े हैं। और कट्टरपंथी मानववाद से एम एन रॉय का संबंध देखा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, कि जो क्वेश्चन सही है या क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चलिए, अब देखते हैं अगली बुक्स को मैच कराने के लिए। सिंथेसिस ऑफ योगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर है 12। चलिए, सिंथेसिस ऑफ योगा किसकी बुक है,
ये है अरविंद घोष की बुक, ठीक है। अभिनव भारत सावरकर की बुक है, मैंने सावरकर जब आपको पढ़ाया था तो उसमें सारी चीज़ों को बताया था। संपूर्ण क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन की बात कौन करता है? जयप्रकाश नारायण ने की। एंड ऑटोबायोग्राफी जो है ये नेहरू के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इस तरीके से आपका सही ऑप्शन जो है वो ए वाला मैच कर रहा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण वाले क्वेश्चन है। शांति पर्व जो है बलपूर्वक शक्ति या बल के महत्व पर जोर देता है। तो बिल्कुल सही है। शांति पर्व में केवल बल पर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स थे उन पर भी बल दिया गया है। जैसे राज्य की व्यवस्था को कैसे संचालित किया जाए, शासन में राजा का क्या महत्व होगा, राजा के क्या कार्य होंगे, राजा की क्या दिनचर्या होगी, राजा के क्या कर्तव्य होंगे, राज्य व्यवस्था का संचालन कैसे किया जाए, प्लस इसके साथ साथ शक्ति का विस्तार कैसे किया जाए। तो शक्ति के बारे में भी कहा गया है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन ए सही होता है। लेकिन कारण जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि संभवतः मौर्य काल के बाद अव्यवस्था की बढ़ती ताकतों के कारण क्या शांतिपूर्वक में बल के महत्व पर बल दिया गया या शक्ति के महत्व पर बल दिया गया? तो नहीं, क्योंकि शांति पर्व जो है वो मौर्य काल के बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। मौर्य काल तो बाद में आया था। इस हिसाब से कथन सही होगा और कारण क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। ए सही होगा और आर गलत हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर मैं हिंदी एंड इंग्लिश सब में बताऊंगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं हिंदी हिंदी में सारी चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए, बर्नी ने कानूनों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया है, जवाबियत और शरीयत कानून, ठीक है। उन्होंने कहा कि जवाबियत, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए जवाबियत क्या कानून और शरीयत कानून क्या होता है, ठीक है। जवाबियत कानून वह कानून होता है जो सम्राट के द्वारा बनाया गया है, जो सुल्तान के द्वारा बनाया गया। और शरीयत कानून क्या होता है कि जो ये धार्मिक खलीफाओं के उपदेश होते हैं उनके द्वारा या कुरान के द्वारा ये आधारित शरीयत कानून होता है। जबकि जवाबियत कानून क्या होता है? खलीफा के द्वारा बनाया गया कानून, ठीक है। अब बर्नी ने कानूनों को दो भागों में डिवाइड किया है, एक जवाबियत दूसरा शरीयत। बर्नी ने कहा कि जवाबियत शरीयत की भावना के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब जवाबियत कानून सुल्तान बनाए तो वो शरीयत के कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और दिशा निर्देशों के रूप में इसके निर्माण के लिए कुछ शर्तें बताई। बर्नी कहता है कि जब जवाबियत कानून का निर्माण सुल्तान करे, बादशाह करे, तो उसे शरीयत कानून के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम है कि जवाबियत को शरीयत का खंडन नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल। दूसरा है इसे सुल्तान के प्रति कुलीनों और आम लोगों में वफादारी और उम्मीद बढ़ानी चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए, ठीक है। जवाबियत ऐसा कानून होना चाहिए जिससे सुल्तान के प्रति लोगों का क्या बढ़े? वफादारी बढ़े और आम लोगों में विश्वास बढ़े। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन, इसका स्रोत और प्रेरणा शरीयत और धर्म परायण की खलीफाओं से होनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बर्नी कहता है कि जो कानून जवाबियत कानून जो बनाया जाएगा वो शरीयत के आधार पर ही बनाया जाएगा, शरीयत के खिलाफ नहीं, ठीक है। चौथी बात, आगे बर्नी कहता है कि अगर जवाबियत कानून को किसी जरूरत के चलते शरीयत कानून का खंडन करना पड़े तो उस खंडन के बदले दान और मुआवजा देना चाहिए। तो बिल्कुल चारों ऑप्शन आपके सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका विकीपीडिया से। विकीपीडिया में एज इट इज चारों लाइनें ऐसे 1 2 3 4 पॉइंट करके दे रखा है। जब आप बर्नी को पढ़ें तो विकीपीडिया से जरूर पढ़ें, क्योंकि आप जब मेरे नोट्स देखेंगे, जब मेरे वीडियोस देखेंगे, उस वीडियो में मैं अभी आपको रेफरेंस के थ्रू नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो आपको नोट्स मेरा जब मिलेगा बर्नी का देखेंगे उसमें तो आपको सारी चीज़ें पॉइंट से दे रखी हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें वहाँ पर भी कवर करा रखी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस भारतीय विचारक को रविन्द्रनाथ टैगोर ने मुक्ति दूत कहा था? ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। यह कथन कि वह तालाब नहीं वह जलाशय है, वह घड़ा नहीं सुराही है, वह एक वास्तविक बैरल है, वह छोटी मछली या सार्डिन नहीं, वह एक विशाल लाल आंखों वाला कार्प है, वह एक साधारण 16 पंखुड़ियों वाला कमल नहीं, वह एक 1000 पंखुड़ियों वाला शानदार कमल है। यह किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा है रामकृष्ण परमहंस ने। रामकृष्ण
परमहंस ने कहा है अपने परम शिष्य विवेकानंद के बारे, सॉरी, स्वामी विवेकानंद के बारे में? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने सच्ची स्वतंत्रता की प्राप्ति में 4 चरणों की कल्पना की? व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता, व्यक्ति से समुदाय स्तर पर स्वतंत्रता, और समुदाय से ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड से अनंत तक की स्वतंत्रता। ये प्रगतिशील आंदोलन होंगे। ये किसने कहा है ये मुझे श्योर नहीं है, ठीक है, बट मैं अभी इसमें श्योर नहीं हूं तो मैं कोई ऑप्शन पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अगर मुझे टिक करना होगा तो राम मनोहर लोहिया की तरफ मैं टिक करना पसंद करूंगा, है ना, क्योंकि मुझे एक्चुअली नहीं पता है। तो इस कंडीशन में या तो आप इसको ई कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। अगर आपको अटेम्प्ट करना है कि नहीं हमें करना ही करना है, भले नहीं आपको आ रहा, तो मेरी सलाह से आप डी पर जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये आंसर पता हो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं अपडेट कर पाऊँ इसको, ठीक है। चलिए चलिए, गांधी ने, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, गांधी ने हिंदू धर्म को अहिंसक साधनों के माध्यम से सत्य की खोज के रूप में परिभाषित किया है? किस पुस्तक में? तो इन्होंने किया है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। चलिए, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब इन्होंने बताया कि जीवन जीने का तरीका, सोचने की प्रक्रिया, कार्य करने का तरीका और अपने दोस्तों के साथ जुड़ना, ये सब क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, बुक है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, किसके द्वारा लिखा गया है? तो मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म ये राम मनोहर लोहिया की बुक है, ठीक है, राम मनोहर लोहिया। इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, इजी टू मॉडरेट है ये पेपर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चलिए, केगली और विटकॉफ के अनुसार उदारवादी विश्व दृष्टि की अंतर्निहित मान्यताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ठीक है, अब इसमें जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पता होते हैं, ठीक है, तो आपको एक मोटा मोटा उदारवाद के बारे में एक आंसर लगाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मानव स्वभाव अनिवार्य रूप से अच्छा और परोपकारी होता है, ऐसा उदारवादी मानते हैं, इसलिए लोग परस्पर सहायता और सहयोग करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? उदारवादी दृष्टिकोण से ये सही है आपका। दूसरा दृष्टिकोण क्या है उदारवाद के अनुसार? दूसरों के कल्याण के लिए मौलिक मानवीय चिंता प्रगति को संभव बनाती है, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। युद्ध अपरिहार्य है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उदारवादी युद्ध को अपरिहार्य नहीं मानते हैं, ठीक है। युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या मानते हैं उदारवादी, जिसे नियंत्रित करने के लिए उन्होंने कहा कि राष्ट्र के बजाय हमें सामूहिक या बहुपक्षीय प्रयासों की आवश्यकता होगी, जिससे कि हम इस अंतर्राष्ट्रीय समस्या से निदान पा सके। तो 1, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रथम विश्व युद्ध के बाद उदारवाद का मुख्य समर्थक माना जाता है? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूछा गया है, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद उदारवाद का समर्थक कौन है? तो वैसे अगर देखा जाए वुडरो विल्सन को रख सकते हो आप, लेकिन केवल एक ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है। थॉमस जेफरसन को आप कैसे रख सकते हैं? थॉमस जेफरसन पहले भी उदारवाद के समर्थक रह चुके हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हिसाब से, तो इसमें अगर आप रखेंगे तो डी को रख सकते हैं, ठीक है। या तो इसमें से जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा श्योर नहीं क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें राज्य कला के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, तो बिल्कुल सही है।
इसमें भौतिक लाभ के विज्ञान के बारे में बताया गया है, तो बिल्कुल सही है। यह राजनीति का भी विज्ञान है, तो बिल्कुल है, इसमें राजनीति के बारे में, प्रशासन के बारे में, ठीक है। फिर कैसे भौतिक वस्तुओं को, भौतिक संसाधनों को प्राप्त किया जाए, इन सब के बारे में भी है। इसमें जासूसों की संस्था के बारे में बात की गई है, तो इस हिसाब से सारे ऑप्शन सही हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर ये 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। केनेथ वाल्टज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, केनेथ वाल्टज जो है ये नव यथार्थवादी विचारक हैं। ठीक है, नव यथार्थवादी हमेशा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष के लिए कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी विश्व संस्था नहीं पाई जाती है, कोई ऐसी संरचना नहीं पाई जाती है जो राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को कंट्रोल में कर सके। तो इनका एनार्कियल सोसाइटी जो है, इनकी बुक नहीं है, द एनार्कियल सोसाइटी, अराजक समाज, आई थिंक हेड्डे बुल की बुक है ये। ठीक है, अब इनका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उनका नव यथार्थवादी तर्क यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सभी राज्यों को स्व सहायता की राजनीति के लिए निरंतर संघर्ष में भाग लेने के लिए मजबूर करती रहती है। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 20वीं सदी में आलोचनात्मक सिद्धांत एक विशिष्ट विचारधारा के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ गया था, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है आलोचनात्मक सिद्धांत के रूप में आप जान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक पारिस्थितिकी पर साहित्य से जुड़ा हो सकता है? तो वोल्फ गैंग सैक्स ये जुड़े हुए हैं, पार्थ चटर्जी भी इनका एक कुछ पब्लिशर, कुछ इनके पब्लिकेशंस हैं, वंदना शिवा भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप देखें तो 1, 2 और 4 आपका सही होना चाहिए। ठीक है, 1, 2 और 4। ठीक है, मैथियास फिंगर का ही कहीं कहीं नाम आपको दिखाई पड़ेगा। तो अगर डाउट ऑफ बेनिफिट्स जाना है तो इसमें आप डी को सही मान लीजिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका, सॉरी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा परिषद की संरचना के लिए प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 23 जो है ये बताता है कि सुरक्षा परिषद की संरचना कैसी होगी, कितने मेंबर होंगे, इन सब चीजों के बारे में आर्टिकल 23 में बताया गया है। तो 28 की तरफ देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन के बारे में कौन सा कथन सही है? गैट को WTO के रूप में परिवर्तित कर दिया गया 1 जनवरी 1995 को, ये सही ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन। यह अंतर पश्चिमी आर्थिक मतभेदों को हल करने का एक मंच है। ठीक है, तो क्या केवल आर्थिक मतभेदों को हल करता है? तो ये आर्थिक मतभेद को, सारे आर्थिक मतभेदों को नहीं करता, बल्कि व्यापार से जुड़े जो क्षेत्र हैं उनमें मदद करता है। तो इसमें भी डाउट्स हैं, लेकिन आप इसको सही कर सकते हैं। तीसरा, यह विश्व व्यापार को विनियमित या रेगुलेट करने का एक ढांचा है, दुनिया के व्यापार को एक रेगुलेशन में लाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। चीन को 1999 में इस व्यापार संगठन में शामिल किया गया, तो ये गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो। कर दो। चलिए 28 हो गया आपका, 29 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली के प्रमुख तत्व हैं जिन्होंने पिछली शताब्दियों में भी राज्य प्रणाली का आधार जिनको बनाया गया था? ठीक है,
तो इस हिसाब के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा छोटी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले के टाइम पे राष्ट्र राज्य प्रणाली के आधार तत्व क्या थे, है ना। आज के टाइम पे किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। अगर आज के टाइम पे देखें तो आज के टाइम पे राष्ट्र राज्य प्रणाली के आधार तत्व क्या है, संप्रभुता है, जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं राष्ट्र राज्य प्रणाली में। लेकिन उस समय में क्या क्या चीजें ऐड की गई थी, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप इसमें अगर ऐड करना चाहें तो इसमें या तो एक दो चार ऑप्शन आपका या तो सही होगा, ठीक है। एक दो चार इसमें है ही नहीं ऑप्शन, जैसे संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता, ये हो सकता है, या तो सभी सही हो सकते हैं, ठीक है। अगर इनमें से भी एक दो तीन को आप अगर रख रहे हैं कि संप्रभुता है, क्षेत्रीय अखंडता है और कानूनी समानता है, तो इसमें ज्यादा चांसेस सही होने के नहीं है। अगर केवल एक को रखेंगे तो ज्यादा चांसेस मुझे लगता है, बट इसमें भी कंफर्म नहीं है, इसको भी आप डाउट ऑफ क्वेश्चंस में रख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल एक आप मान के चलें 59 में, या फिर आप इसको बी भी कर सकते हैं, ठीक है। एक या दो में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और कानूनी समानता, ये तीनों आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एक दो तीन या बी को आप सही मान करके चल सकते हैं इसमें, बी ऑप्शन आप इसमें करेक्ट मान लीजिए। आयोग का देखते हैं, आयोग क्या मानते हैं इसका। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन में रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें रॉन्ग ऑप्शन होने की वजह से इसको किसी को भी सही तरीके से कोई एससीओ का जो है आपका बीजिंग चीन में है, ब्रिक्स का आपको संघाई संघाई और चीन में दिखेगा, और G20 का भी कोई परमानेंट इसका अगर बात करें, G7 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं होता। अगर एक में तीन जाएंगे और बी में चार अगर ऐड करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। डी को आप करेक्ट मान के चलें। अगर इस हिसाब देखें G20 दक्षिण अफ्रीका में मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय वहां पे स्टैब्लिश हो जाता है जो देश G20 का ऑर्गेनाइजेशन करता है, बारी बारी से इसका ट्रांसफॉर्मेशन या इसका ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन देखा जाए कि क्षेत्रीय संगठन और उसका मुख्यालय कहाँ पर स्टैब्लिश है, तो G20 का भी कोई फिक्स नहीं है और G7 का भी कोई फिक्स नहीं। ये टर्म वाइज बारी बारी से जो देश G20 की अध्यक्षता करता है उसके पास इसका मुख्यालय या जो कह लें आप उसके पास ये ट्रांसफर या राइट्स चला जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से डी में आप सही डी मान करके चलिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम भारत के प्रवासी संपर्क प्रयासों में एक नए युग का प्रतीक है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ या हुआ, तो ये 2014 में हुआ था, ठीक है, जब मोदी जी अमेरिका गए थे। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कुछ मिशन हैं, कुछ भारत के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशंस हैं, उनको आप जरूर याद रखें, ठीक है। तो वंदे भारत मिशन का संबंध कोविड 19 में जो वेब्स आई थी, कोविड की वेब्स, उससे जुड़ा हुआ है ये। बांग्लादेश के साथ भूमि समझौते पर निम्नलिखित में से किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया भारत बांग्लादेश के द्वारा, तो ये 2015 में, 2015 में। क्वेश्चन बहुत इजी आए हैं, ठीक है, क्वेश्चन इजी हैं लेकिन गलतियां भी इस क्वेश्चन में होने के चांसेस आपके बढ़ते हैं। 34 का देखते हैं। उरी स्ट्राइक कब हुआ, उरी हमला कब हुआ, उरी हमला हुआ आपका 2016 में। बालाकोट स्ट्राइक कब हुआ, 2019 में, ठीक है, बालाकोट 2019 में। इंडो चाइना मिलिट्री स्टैंड ऑफ कब हुआ, ये आपका इस हिसाब से मई 2000 सिंस मई 2020 में, ठीक है। कोविड 19 हिट्स इंडिया 2020 या 2020, आपका ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा 34 में। ठीक है, उरी हमला, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उरी हमला, ठीक है, इसमें आप 2016 कर दीजिए। ठीक है, फिर बालाकोट हमला 2019 में। भारत चीन सैन्य गतिरोध 2020 से स्टार्ट हुआ, मई से। भारत कोविड 19 से प्रभावित है 2020 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 था ये, 35। ठीक है, इजी है ये मैचिंग कराने के लिए। इसका देखिए, राफेल विमान कहाँ से लिया गया है? फ्रांस का है ये। ठीक है, हमने फ्रांस से लिया, इंडिया ने। S-400 मिसाइल रसिया से हमने लिया है, क्योंकि इंडिया क्या है, MTCR का मेंबर है। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम का भारत मेंबर है, तो इसको S-400 मिसाइल मिल गया है। ठीक है, फिर स्पाइस बम, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ए में 4 किसी में नहीं है। बी में 3 आपका P-8 विमान जो है ये यूएसए का है, अमेरिका का है। S-400 जो है रूस का है। स्पाइस बम जो है इसराइल का है। भारत अमेरिका संबंध पश्चिम के प्रति भारत के समग्र दृष्टिकोण के केंद्र में है। संबंधों की मजबूती को निम्नलिखित में से किस शब्द से मापा जा सकता है? भारत और अमेरिका के संबंध को आप मजबूत करने के लिए किस दृष्टिकोण को देखते हैं? क्या गवर्नमेंट से गवर्नमेंट, ये भी सही है। बिजनेस टू बिजनेस, ये भी भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूत करता है। पीपल टू पीपल और टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर होता है, ये भी भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने के लिए मददगार है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए कौन सा कथन सही है? 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना को नष्ट करने के लिए अपनी वायुसेना पर हमला किया, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, संकट के दौरान अमेरिका के 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में जाने का आदेश अमेरिका ने दे दिया था, तो ये भी सही है। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी जो बांग्लादेश की प्रतिरोध बल थी, इन्होंने संयुक्त रूप से दोनों ने मिलकर के अभियानों के कारण पाकिस्तानी सेना का पतन हुआ, दोनों के अभियान के कारण, तो ये भी सही है। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान आयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो गलत है, आयूब खान नहीं बल्कि याहिया खान थे। ठीक है, याहिया खान। 1 2 3 सही है इसमें। ठीक है, इसमें 1 2 एंड 3 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में सही कथनों को बताना है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, गुटनिरपेक्षता स्वतंत्रता के साथ समाप्त हो गई थी, गलत। गुटनिरपेक्षता स्वतंत्रता के साथ समाप्त नहीं, बल्कि गुटनिरपेक्षता जो है, गुटनिरपेक्षता का महत्व तो आज भी बना हुआ है, ये आज भी रिलेवेंट है, आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, गुटनिरपेक्षता, क्या जब देश आजाद हुए तो क्या गुटनिरपेक्षता का महत्व धीरे धीरे समाप्त होना? नहीं, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब, गुटनिरपेक्षता का मतलब जो है तटस्थता नहीं था, तो बिल्कुल सही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का तीसरा शिखर सम्मेलन लुसाका में जाम्बिया में हुआ, तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से बी एंड सी दोनों ऑप्शन सही हैं। उपरोक्त सभी नहीं होगा। ठीक है, बी एंड सी आपका 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं इसमें, क्योंकि पहला हुआ था बेलग्रेड में, दूसरा काहिरा, तीसरा लुसाका, अल्जीयर्स, कोलंबो। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि कम से कम स्टार्टिंग के 5 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बेलग्रेड, काहिरा, लुसाका, अल्जीयर्स और कोलंबो, ये 5 अगर आपको याद है, तब आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस एग्जाम में गुटनिरपेक्षता से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से बी एंड सी आप टिक कीजिए, नहीं तो ये गलत ऑप्शन सारे माने जाएंगे फिर। चलिए 39 को देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के परमाणु सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? भारत के परमाणु सिद्धांत में न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध की बात की गई है, कोई पहले नो फर्स्ट यूज की बात की गई है ना। भारत कहता है कि जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है उनके खिलाफ भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा, तो तीनों तो हैं।
चौथा नहीं है, यह केवल चीन की ओर निर्देशित, तो ये गलत हो जाएगा, यही नहीं है। लेकिन चौथा ऑप्शन इसमें कहीं है ही नहीं, ठीक है। 2 3 4 भी नहीं कर सकते, उपरोक्त सभी भी नहीं कर सकते, इसमें ऑप्शन ही मिस्टेक है। आपको कुछ ऐसे 10 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें ऑप्शन आपको मिस्टेक दिखाई देंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा हो गया होता कि भारत की परमाणु नीति का जो सिद्धांत है, भारत का परमाणु सिद्धांत है, उसका कौन सा हिस्सा है, ठीक है, अगर नहीं हट जाता तो ये आपका 1 2 3 आपका सही हो जाता, लेकिन नहीं है, पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर केवल 4 नहीं है, इस हिसाब से इसमें कोई ऑप्शन ही सही मैच नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत चीन सीमा विवाद के बारे में कौन सा कथन सही है? 1954 में प्रकाशित मानचित्रों में भारतीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा चीनी द्वारा दिखाया गया, चीन ने अपने मानचित्र में दिखा दिया था, बिल्कुल करेक्ट है। चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मान्यता देता है और इसे चीन के तिब्बत क्षेत्र के खिलाफ ब्रिटिश आक्रामकता की नीति का उत्पाद मानता है, तो ये भी सही है, दोनों ऑप्शन अभी तक सही हैं। 12 जुलाई 1962 को चीनियों ने लद्दाख की गलवान घाटी में एक भारतीय पुलिस चौकी पर कब्जा भी कर लिया था, तो ये भी सही है, ठीक है, 1962 में। फिर अगला ऑप्शन है, जनवरी 1962 में चीनियों ने नेफा में लोंगियो को पार कर लिया और जून 1962 में लद्दाख के चिप चाप और सिंगापुर क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से सारे ऑप्शन सही हैं, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस शताब्दी में संस्थागत दृष्टिकोण विकसित किया गया? तो 19वीं शताब्दी के अंत में ये शुरू हो चुका था, तो 19वीं शताब्दी को हम ज्यादा सही मानेंगे इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन अ 5 नेशंस। तो ये 5 नेशंस कौन कौन से थे, ठीक है, मैक्सिको, इटली, यूके, इन सब जो 5 देश इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है सिविक कल्चर, जो आमंड वर्मा की बुक है, ये कब लिखी गई, ठीक है, तो ये 1963 में लिखी गई, 1963 में लिखी गई। राजनीतिक संस्कृति को किसने आमतौर पर साझा लक्ष्यों और आमतौर पर स्वीकृत नियमों के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका सही ऑप्शन आपका आर मैक्रेडिस हो जाएगा, ठीक है। 43। 43 में आपका आर मैक्रेडिस सही हो जाएगा। चलिए 44 देखते हैं। कौन नए संस्थागत वाद विद्वान से जुड़े हुए नहीं हैं? तो इसमें आप वॉल्टर बागेट को ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 44, ठीक है। 44 में आप इसमें थेडा स्कॉक पॉल जो है ये ऐतिहासिक संस्थावाद से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना, ऐतिहासिक संस्थावाद से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस हिसाब से थेडा स्कॉक पॉल होना चाहिए, बाकी सही ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कौन कहता है कि संविधानवाद की जड़ें उदारवाद, तर्कवाद, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद में निहित हैं, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मैं इसको स्किप करता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका सही ऑप्शन नहीं पता है क्या है। आप लोगों को अगर पता है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए कि 45 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा इसमें से। आधुनिक 46 नंबर देखते हैं। आधुनिकीकरण के विद्वान कौन से हैं? तो लुशियन पाई भी हैं और डेविड एप्टर भी हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? आधुनिकीकरण से जुड़े हुए हैं। पीपी रे क्या है? पीपी रे का संबंध किस देश से आप जोड़ते हैं? तो ये फ्रेंच सोशलिस्ट थे, फ्रांसीसी समाजवादी हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। पीपी रेक।
राजनीतिक दलों को कैडर पार्टी और मास पार्टी में किसने डिवाइड किया? बहुत इजी है, ठीक है, मॉरिस डुवर्जन ने किया है। करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसने कहा कि समूह एक संगठित समष्टि है और हित समूह एक हित समष्टि है? ठीक है, तो किसने ऐसा बोला है? 49, ये सही ऑप्शन हो जाएगा हैरोल्ड लॉसवेल और अब्राहम कैपलन का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, किसने कहा कि समूह एक संगठित समष्टि है और हित समूह एक हित समष्टि है? तो ये हैरोल्ड लॉसवेल और अब्राहम कैपलन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए मेरे आंसर से आपको ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन के डिफरेंस देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा बहुत अंतर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। 5 से 6 क्वेश्चन आपका आयोग और मेरे आंसर की में अंतर आपको दिखाई पड़ेगा, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सही यहाँ पर दिखाई देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच सोशल मूवमेंट फ्रॉम 1789 टू द प्रेजेंट 1850 पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लॉरेंज वॉन स्टीन ने लिखी थी। लॉरेंज वॉन स्टीन की बुक है ये। ठीक है, 50 में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, ये बुक किसने लिखी? द थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। इस तरीके से देखिए एग्जाम का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बुक्स के बारे में, कैसे ईयर्स के बारे में सारी चीजें दी जा रही हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ चैनल पर कि आप लोग चीजों को अच्छे समझें, चीजों को क्लियर करें। ठीक है, तो कलेक्टिव द थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर जो है ये नील स्मेल्सर की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, नील स्मेल्सर। फॉल्स डेमोक्रेसी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? ठीक है, फॉल्स डेमोक्रेसी में इनमें से कोई भी नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, ये फॉल्स डेमोक्रेसी से कोई भी थिंकर इसमें से नहीं जुड़ा हुआ है। फिफ्टी थ्री देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति ने संविधान का मसौदा या ड्राफ्ट किस दिन प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था? सही ऑप्शन इसमें 1 फरवरी की जगह, इसमें सही ऑप्शन कोई भी नहीं है, क्योंकि सही ऑप्शन क्या है आपका 21 फरवरी 1948 है। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इंग्लिश में भी अगर देखें तो कहीं भी ऑप्शन फरवरी 1 दे रखा है। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेसियों ने किस नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी? तो रावी नदी के तट पर लिया था इन्होंने। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि श्रमिकों को अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूर्ण आनंद मिल सके? तो ये आर्टिकल 43 में कहा गया है। 43 आपका करेक्ट ऑप्शन है। 55 नंबर क्वेश्चन है। अब देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के राज्य के नीति सिद्धांत किस संविधान से उधार लिए गए हैं? सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, डीपीएसपी की बात की जा रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिया गया है? तो ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से ये हमने एक्सेप्ट किया है। चलिए किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत के संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 35 में सह राज्य के रूप में शामिल किया गया था, 36 में इसको पूर्ण राज्य के रूप में भारत में
शामिल कर लिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 57 में। भारतीय संविधान ने संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश से अपनाया है? तो ये इंग्लैंड से इन्होंने अपनाया है कि जैसे इंग्लैंड में सर्वोच्च संस्था कौन है? संसद है, ठीक है। लेकिन भारत में भी विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन है? तो संसद, पार्लियामेंट, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर बात करें 59 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के मूल में नहीं था, प्रारंभिक में नहीं था, बाद में जो जोड़ा गया, ठीक है। तो ये बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आर्टिकल 51 का, ठीक है। यानी कि 51 का को बाद में जोड़ा गया, या 51 ए को बाद में जोड़ा गया, ठीक है। ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया। 51 का में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य है इसमें, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, स्टार्टिंग में जब जोड़े गए थे तो 10 थे, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो ये आपका 56 में पारित किया गया था, ठीक है। इन विच ईयर द 7th अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड, तो 1956 में किया गया था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956। करेक्ट ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। चलिए, क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। आपका 61 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, तो ये 1992 में पास हुआ था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1992 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची तैयार करने के लिए जिम्मेदार कौन है, ठीक है। तो जिम्मेदारी किसकी है सूची तैयार करने की? तो फाइनल जो जिम्मेदारी आती है वो भारत के राष्ट्रपति की ही मानी जाती है, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार, ठीक है। तो जिम्मेदारी की अगर बात की जाए तो राज्यपाल जो है एक लिस्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन फाइनल मुहर उस पर प्रेसिडेंट ही लगाता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए 63 हो गया आपका। 64 देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 में स्थानीय स्वशासन के लिए क्या प्रावधान है? तो स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण क्षेत्रों के स्वशासन की बात की गई है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्थानीय सरकारों के लिए वित्त आयोग का प्रावधान करता है? तो 243 आई सही हो जाएगा। 243 आई का मतलब इनकम, इनकम यही वित्त से जुड़ा हुआ है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, तो इस हिसाब से ऐसे आप एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, ठीक है। आर एन देव निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले गैर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे? तो ये उड़ीसा के थे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 66 में सी। प्रथम लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के द्वारा कितने सदस्य चुने गए थे? तो 489। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि 68 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा कथन सही नहीं, वर्ण जो है अखिल भारतीय स्तर पर हो सकता है, तो बिल्कुल सही है।
जाति एक भौगोलिक सीमा और भाषाई सीमा तक सीमित हो सकती है जाति, तो बिल्कुल ये भी सही है। जाति न केवल व्यक्ति को उसकी सामाजिक पहचान और सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि यह उसके कर्तव्य और जिम्मेदारी को परिभाषित करती है। भारतीय जाति व्यवस्था जाति पर आधारित है, तो ये भी इसमें से सी एंड डी ऑप्शन आपके एक तो ज्यादा सही मुझे सी लग रहा है। ठीक है, सी की तरफ आप लोग टिक कर लीजिए इसको। अगर आयोग का आंसर देखते हैं क्या मानता है आयोग। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा गठित भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली की अध्यक्षता में ये बनाया गया था, जिसमें हृदयनाथ कुंजरू भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किस वर्ष किया गया था? 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है। चलिए, कौन सा राज्य जो है छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है छठी अनुसूची में नहीं, असम, मेघालय, त्रिपुरा को ऐड किया गया है, अरुणाचल को नहीं। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोक प्रशासन को किसने सार्वजनिक कानूनों के विस्तृत और व्यवस्थित क्रियान्वयन के रूप में परिभाषित किया है? ठीक है, तो जब यहाँ पे बात आती है डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन की बात, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जहां पे बात आती है, तो वहां पर वुड्रो विल्सन का नाम आ जाएगा, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वुड्रो विल्सन। मिनरो बुक वर्ष 2008 में किस मिनरो बुक सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो पहला आया था आपका 1968 में, दूसरा 1988 में, तीसरा 2008 में, यानी कि 20-20 साल के बाद हो रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा 2008 में हुआ है मिनरो बुक सम्मेलन, थर्ड बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना। वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो सब बहुत सारे बच्चों ने जो है टिक लगाया हो, क्योंकि कंफ्यूजन है इसमें कि बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर को माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द जो है ये कॉइंड किसने किया है? एल.डी. ब्रांडीज ने किया है। ठीक है, लुई ब्रांडीज ने किया है शब्द का कॉइंड, या इस शब्द का इन्वेंशन। ये इन्होंने किया था 1910 में, लुई ब्रांडीज ने। अभी मैंने इसके पहले यूपी पीजीटी की टेस्ट सीरीज करवाया था, उसमें मैंने कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें वैज्ञानिक प्रबंधन टेलर के बारे में क्वेश्चन कराया था मैंने। उस टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधनवाद के बारे में ये भी मैंने उस एक्सप्लेनेशन में ऐड कराया है कि वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लुई ब्रांडीज ने किया था, 1910 में किया। ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनवार्ड इंडस्ट्री किसकी बुक है? मोनी एंड रेली की है। सामान्य और औद्योगिक प्रशिक्षण हेनरी फ्योल की है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन हेनरी फ्योल। मैनेजमेंट एंड मोरल ये रोथलिसबर्गर की है। लीडरशिप मैन एंड फंक्शन ये नहीं है। अब्राहम मास्लो की क्या है? मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यही जो है सही तरीके से मैचिंग नहीं करा गया है, बाकी सारे ऑप्शन आपके मैच हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बड़ा होने वाला है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि 100 क्वेश्चंस की बात है, 25 क्वेश्चंस और हैं। 10 मिनट में कोशिश करते हैं जल्दी से इसको भी क्लियर करते हैं। ठीक है, वर्क एंड मोटिवेशन बुक किसने लिखा है? वर्क एंड मोटिवेशन बुक जो है विक्टर ब्रूम की है। आपका 76 77 एक्स वाई सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो एक्स और वाई सिद्धांत जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पीजीटी के पेपर में भी बार बार पूछा गया है। ठीक है, एक्स और वाई सिद्धांत जो है डगलस मैग्रेगर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 77 में आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डगलस मैग्रेगर। चलिए, फुल फॉर्म है ASPA। ASPA, ठीक है, ASPA का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन सोसाइटी फॉर अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अमेरिकन सोसाइटी फॉर अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 78 में बी हो जाएगा। 79 तुलनात्मक लोक प्रशासन के संस्थापक पिता कौन है? तो फ्रेडरिक्स को माना जाता है। ठीक है,
आप जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये क्वेश्चन का सेट नंबर ए है, सेट नंबर ए है ये। अब आपके पास जो भी सेट्स होंगे उन सेट्स के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, उस सेट के अकॉर्डिंग आप फिर क्वेश्चंस को अपने आंसर में मैच करा लीजिए, ठीक है। चलिए, फ्रेडरिक्स की पुस्तक प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड विश्लेषण करती है किस चीज का? विकसित समाजों की विशेषताएं और उनकी प्रशासनिक चुनौतियां तो नहीं, विकसित समाज से नहीं करती, बल्कि ये अध्ययन करती है विकासशील समाजों की विशेषताओं की और उनके यहाँ पर कैसा अनूठे तरीके से प्रशासनिक चुनौतियां हैं। तो इसके बारे में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत बच्चों ने 1992 टिक किया होगा, वर्ल्ड बैंक के बारे में दे रखा है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस वर्ष में उप सहारा अफ्रीका पर दिया गया, ठीक है, पूछा गया है उप सहारा अफ्रीका पर विश्व बैंक के दस्तावेज में पहली बार शासन की अवधारणा पर प्रकाश डाला गया। तो 1989 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 1989 इज द करेक्ट ऑप्शन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? सबको पता है, इजी क्वेश्चन है, 1952 में। सामुदायिक परियोजनाएं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का अध्ययन दल के नेता कौन थे? तो इस अध्ययन दल के नेता कौन थे? इसका सही ऑप्शन बलवंत राय मेहता को मैं टिक कर रहा हूं, ठीक है। सी ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिए। अगर इसमें आपको डाउट्स हैं तो प्लीज आप बताइएगा कि ये ऑप्शन सही है या नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। ये भी इजी क्वेश्चन है, नेट के ऊपर पूछा गया है कि कौन सा राज्य भारत में सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम पारित करके 1971 में लोकायुक्त संस्था भी स्थापित करने वाला राज्य बन गया? तो महाराष्ट्र। लेकिन उड़ीसा क्या है, उड़ीसा ने महाराष्ट्र से पहले अधिनियम पारित कर लिया था, लेकिन लोकायुक्त संस्था बना नहीं पाया था ये। इस हिसाब से आपका महाराष्ट्र सही होगा, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में करवा रखा है यूपीपीजीटी के। किस देश ने अपने नागरिक के लिए पहली बार सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया? तो स्वीडन ने किया था ये। कब किया था? 1766 में, मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ यूपीपीजीटी वाली जो टेस्ट सीरीज है उसको आप जरूर करें, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन बने हैं वो डायरेक्टली इस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेतृत्व किसके नेतृत्व में मजदूर किसान शक्ति संगठन, मैंने करा रखा है क्वेश्चन, एम के एस एस, एम के मजदूर किसान शक्ति संगठन, एम के एस एस जो है ये राजस्थान में आरटीआई आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये अरुणा राय, इनके नेतृत्व में ये आंदोलन आगे बढ़ता है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, और इन्हीं के नेतृत्व में या इन्हीं के अंडर लीडरशिप में आरटीआई एक्ट भी धीरे धीरे आरटीआई का भी रूप ये ले लेता है, जिसमें बाद में अन्ना हजारे वगैरह जुड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा, गवर्नमेंट सिटीजन्स रिलेशन, आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट सिटीजन्स कैरेक्टर इज बेस्ड ऑन अ गवर्नमेंट सिटीजन्स रिलेशनशिप, नागरिकों के चार्टर इस पर आधारित हैं, सरकार और नागरिक के संबंध, ठीक है। इस पर आपका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ई एस ई एस सी ए पी, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 88 में बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 अगस्त 1995 को शुरू किए गए प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपी एनएसपीई निम्नलिखित में से क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें मिड डे मील की बात की गई थी 1995 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट हो जाएगा, मध्या भोजन योजना। सबसे इजी क्वेश्चन है, साइलेंट स्प्रिंग, राचेल कार्सन की बुक है ये, ठीक है।
आप जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाएं प्लीज उनको आप अच्छे से जरूर लगाएं। चलिए आगे देखते हैं। जटिल समानता और सरल समानता की बात कौन करता है? माइकल वॉल्जर करता है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस बुक में करते हैं, ठीक है, जो 1983 में लिखी गई है। ईयर भी याद रखें क्योंकि अगले क्वेश्चन हो सकते हैं यही बने ईयर वाले, ठीक है। माइकल वॉल्जर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। काल्पनिकता राजनीतिक सिद्धांत की एक शैली है जो आदर्श विकल्प के एक मॉडल का निर्माण करके मौजूदा व्यवस्था की आलोचना विकसित करती है। इस संदर्भ में काल्पनिक यानी यूटोपियंस की विशेषता क्या है? अभाव का उन्मूलन, संघर्ष की अनुपस्थिति, हिंसा और उत्पीड़न से बचना। इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको एक एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। एनालिसिस करके चीजों को आप क्लियर करेंगे, ठीक है। इसमें ये सारी चीजें देखिए, अभाव से बचने के लिए, संघर्ष से बचने के लिए, हिंसा और उत्पीड़न से बचने के लिए जो कल्पनालोकी विचारक होते हैं ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां पे उन्मूलन का अभाव हो, जहां पे शोषण का अभाव हो, जहां पे संघर्ष ना हो, जहां पे हिंसा ना हो, उत्पीड़न ना हो। तो ऐसे काल्पनिक समाज की बात करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी की बात ये करेंगे, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनमत संग्रह से संबंधित है? जनमत संग्रह, ठीक है। तो एक केवल एक ही ऑप्शन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संबंधित है इससे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल दो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए मैचिंग के लिए देखते हैं। रैशनलिज्म, माइकल ऑक्सफोर्ड की कुछ बुक्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इस बुक्स को अब मैच कराना है। रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स जो है ये 1947 में लिखी गई बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। ऑन हिस्ट्री, ऑन हिस्ट्री आपका 1983 में लिखा गया है। ऑन ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है, ऑन ह्यूमन कंडक्ट आपका 1933। फिर एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड 1975 में लिखा गया, ठीक है। अब इसमें आपको सही मैचिंग करा लेना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट मैच, ठीक है। बी आपका करेक्ट मैचिंग। चलिए, किस विचारक ने इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी? ठीक है, इन डिफेंस ऑफ जो पॉलिटिक्स बुक लिखी गई है ये बर्नार्ड क्रिक ने लिखा है, बर्नार्ड और क्रिक ने, ठीक है। बर्नार्ड क्रिक सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। द बुक इन डिफेंस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स हैज रिटन द बुक इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स? तो बर्नार्ड एंड क्रिक, बर्नार्ड क्रिक सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समाजवादी राजनीतिक विचारकों के बीच मतभेद के बावजूद हम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में सामान्य विशेषता का पता लगाएंगे? देखिए, जहां पे समाजवादी राजनीतिक विचारकों के बीच मतभेद मतभेद होता है लेकिन फिर भी हम एक कॉमन चीजों का पता लगा लेंगे, जैसे मानव स्वभाव का आशावादी दृष्टिकोण, सहयोग पर जोर, सकारात्मक स्वतंत्रता का दृष्टिकोण, समानता का समर्थन। ये सब समाजवादी विचारक एक जैसा दृष्टिकोण रखते हैं इसमें। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए आपका, उपरोक्त सभी सही होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट के द्वारा है। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन भी है और मेन भी है, दो बुक है इनकी, मेन वीमेन के नाम से भी है, ठीक है। तो ये कब लिखी गई बुक? विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन बुक ये लिखी गई आपकी 1792 के अंदर, ठीक है। ये एग्जाम में अगला क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके से आप जो इंपॉर्टेंट बुक्स पूछी गई हैं उन बुक्स की ईयर को आप जरूर ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स आर्ग्यू दैट एलाइनेशन इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटलिस्ट ऑर्डर। दिस आर्ग्यूमेंट इज मेड इन विच ऑफ द वर्क? तो इकोनॉमिक सोशल द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 की जो इनकी मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें इन्होंने बताया है कि अलगाववाद पूंजीवादी व्यवस्था की मुख्य विशेषता है। यह तर्क इन्होंने इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो 1844 में लिखी गई थी उसमें इन्होंने बात कही है, ठीक है। 98 क्वेश्चन, आज का 99 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्न में से किस विचारक का तर्क है कि व्यक्तियों को सांस्कृतिक सदस्यता
का अधिकार होना चाहिए। इस संदर्भ में आगे 3 अलग अलग प्रकार के अधिकारों के बीच अंतर भी करते हैं, स्वशासन का अधिकार, स्व सरकारी अधिकार, बहुजातीयता का अधिकार और विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा विल किमलिका। ठीक है, 99 में ए आपका सही हो जाएगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। यथार्थवाद के उपकरण दुनिया का एक राज्य केंद्रित दृष्टिकोण जो मूल रूप से अपरिवर्तित रहता है, सांस्कृतिक और जिसे वह सभ्यतागत अंतर कहते हैं के संदर्भ में हिंसक संघर्ष की समझ की ओर ले जाता है। तो इसका हंटिंगटन मेरे हिसाब से सही है, आप भी इसका हंटिंगटन करिए। आयोग का आंसर क्या होगा देखते हैं। बट सभ्यताओं के संघर्ष की बात की जाए तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो हंटिंगटन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हंटिंगटन ने कहा कि आने वाले टाइम में अब राज्य केंद्रित दृष्टिकोण जो है वो अपरिवर्तित बदल रहा है, यानी कि अब इसका चेंज हो रहा है। अब संघर्ष जो होगा, ठीक है, अब सभ्यताओं के बीच में संघर्ष होगा, अब राज्यों के बीच संघर्ष नहीं होगा, बल्कि इस्लामी सभ्यता और क्रिश्चियन सभ्यता के बीच संघर्ष होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो है बिल्कुल मेरे हिसाब से 100% ऑथेंटिक रिसोर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तब भी ये हंटिंगटन ही सही होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से 100 क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है और 100 क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल गए हैं। तो प्लीज अगर 100 क्वेश्चन आपको सही लगे आंसर की में तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली नई वीडियोज में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।